बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, फ़लस्तीन की सूरत हाल दिन ब दिन इसराइली बर्बरियत और जारियत बढ़ती चली जा रही है और फ़लस्तीनी भाई जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब ताज़ा तरीन पेशरफ्त इस सारी सूरत हाल में ये हुई है कि अमरीकी सदर ने इसराइल के दौरे की तस्दीक की है। मकसद क्या है इस दौरे का? हिमायत करना या सीज़ फायर की तरफ आमादा करना? इस सारे मौजू के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे और मुस्लिम ममालिक के और मुस्लिम उम्मा के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में ईरान ने तो बहुत वाज़े सूरत हाल और वाज़े पॉइंट सामने रखा है कि अगर मज़ीद गज़ा के ऊपर बर्बरियत जारी रखी गई तो फिर हमें भी इस जंग में कूदना पड़ेगा, और जब वो आएगा इस जंग में तो फिर क्या सूरत हाल होती है, तेहरान का इस जंग में शामिल होना क्या पेश ख़ैमा होगा, क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान की जानिब से क्या किरदार है, क्योंकि आर्मी चीफ ने भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया है और वहाँ पर भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है, इखलाकी सतह पर फ़लस्तीन के साथ खड़ी हुई है, और दिफाई सतह के हवाले से भी हम बात करेंगे और क्या पाकिस्तान की जानिब से इस सारी सूरत हाल में पेशरफ्त की जा सकती है और पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह की जानिब से ये बयान दिया जाना आलमी सतह पर इसका क्या असर पड़ेगा। और साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओआईसी के किरदार के हवाले से भी और इक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से भी कि इक़वाम मुत्तहिदा कितना संजीदा है इस मसले को लेकर और ओआईसी का किरदार क्यों नहीं खुल के सामने आ रहा। मुस्लिम ममालिक के ऊपर बहुत से जुल्म बर्बरियत होती हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, तो ओआईसी क्यों नहीं एक सॉलिड प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर के सामने आ रहा। तो इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करने के लिए और इन पर गुफ्तगू करने के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूँ तो जनाब डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन, और डॉक्टर कंदील अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। डॉक्टर साबिर साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे, आलमी ज़मीर की बात करेंगे। आलमी ज़मीर इंसाफ की बात करता है, आलमी ज़मीर इंसानियत की बात करता है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो ये आलमी ज़मीर जो है ये सो क्यों जाता है, इस पे जमूद क्यों तारी हो जाता है, तब इस पे क्यों कोई हरकत नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, ये जो आलमी बिरादरी है या जो आलमी ज़मीर है, मैं समझता हूँ कि इस नाम की कोई इस जो जो आलमी बिरादरी है, इनके पास कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा। वो इस वजह से है कि चाहे आप मुसलमान ना भी हों, अगर इंसान भी हों, तो ये आपको इंसान भी नहीं समझते। इनके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है, वो कुछ इस तरह से है कि इनका जानवर भी ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है और एनिमल राइट्स के अंदर उसके हकूक हैं। लेकिन फ़लस्तीन का इंसान, कश्मीर का, यमन का या दूसरे जो गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं, मसलन कोरिया का क्या कसूर है, शुमाली कोरिया का, या लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं, जो अमरीकी इस्तेमार के जुल्म और शिकंजे का शिकार है, मसलन बोलीविया है, वो अमरीकी साजिशों से तंग है। ठीक है ना? ये इस तरह कई एक ममालिक की मिसाल यहाँ पर दी जा सकती है। लिहाजा इनके यहाँ मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन या ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है ही नहीं। ये सिर्फ अपने टूल्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे डेमोक्रेसी का नारा हो, चाहे ह्यूमन राइट्स का नारा हो या चाहे कोई और स्लोगन हो। इन्होंने हमेशा थर्ड वर्ल्ड को कमजोर करने के लिए इन स्लोगन्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है और आज भी आप देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला ये हो रहा है। मसलन इसराइल है, वो गासिब है, नाजायज है, उसने गजा के ऊपर आज 11वां दिन है, बमबारी कर रहा है, सख्त तरीन वहां पर उसने कई तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया है। वहां पर 1000 से ज्यादा मासूम बच्चे शहीद हो गए हैं, 1500 खवातीन है। ये इतना बड़ा जुल्म है जो तारीख में पहले कभी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? यही आलमी बिरादरी जिसकी आप और हम बात करते हैं, यही अमेरिका है, यही बरतानिया है, यही यूरोपीय ममालिक हैं जो उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर उनको ये राइट है कि वो अपने इस इसराइल को बचाएं या उसके लिए पीछे खड़े हो जाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ये अभी सोचने का वक्त है कि अब हम अपने जमीर को उजागर करें, हम अपने जो मुस्लिम उम्मा का जमीर है उसको झंझोड़े कि भाई ये कहां पर है, ये जो 57 मुल्क हैं, ये जो 57 मुसलमानों के नाम पर जो रियासतें हैं, इनको ये क्यों यूनाइटेड स्टेट्स नहीं हो सकती? अगर वो 52 रियासतें बनाकर अब सबको यूनाइटेड कर सकता है और ये सारे तकसीम हो सकते हैं, तो ये यूनाइटेड क्यों नहीं हो सकते? अगर ये 57 यूनाइटेड हो सकते हैं तो फिर इसका मतलब है कि फलस्तीन का मसला बहुत जल्द, ये बहुत आसानी से हल हो सकता है। लिहाजा
आलमी ज़मीर तो नाम की कोई चीज़ मेरे ख्याल अच्छा में डॉक्टर साहब, उसका कोई आलमी वजूद नहीं, ज़मीर की लेकिन नाम की कोई चीज़ आपके सामने नहीं है। आपने जो नुक्ता उठाया इस पर मैं मज़ीद आपका पॉइंट लेता हूँ। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, गज़ा में वहशियाना बमबारी जारी है और एक तरफ हम देखें तो इंसानियत ख़त्म हो रही है, पानी बंद, ज़िंदगी की सहूलियात बंद, बिजली की फराहमी बंद और जितनी भी ज़िंदगी से मुतल्लिक चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया, यानी कि ज़िंदगी मफलूज हो रही है। और यूरोप का जो दोहरा मयार है वो खुल के सामने आ रहा है। अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की तरफ हो रहा है ये मामला, अगर फ़लस्तीन की जानिब से होता तो फिर क्या सूरत हाल होती? जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स और वैल्यूज हैं उसमें भी ये होता है कि जब अगर कहीं पे जंग होती है तो जंग का जवाब जंग से जरूर दिया जाता है। अगर फौज फौज के खिलाफ लड़ती है तो ये भी एक रूल्स ऑफ द गेम होते हैं। और फिलिस्तीन में सूरत हाल ये है कि फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाला गया, उनकी ज़मीनों से निकाला गया और बाहर से यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से आके उनके घरों पर सेटलर्स ने कब्जा किया है। और जो काबिज लोग हैं उन्होंने कब्जा करने के बाद समझे कि एक कोने पे सिर्फ फिलिस्तीनियों को बिठा दिया है और वहां पे भी बिठाने पे वो राजी नहीं, हर रोज उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे थे। तो उन्होंने जो पिछले 75 साल से जुल्म और ज्यादती हो रही थी उसकी रिटेलिएशन में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ताकि वो अपने घरों को खाली करा सकें, अपनी जमीनों को खाली करा सकें। एक डिफेंसिव ऑफेंस किया उन्होंने। और इसके जो हमास के चंद लोगों ने ये काम किया था, एक्सपेक्टेड तो ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आती और वो कहते कि ठीक है, अगर हमास ने कोई कार्रवाई की है तो बड़ी प्रिसाइज कार्रवाई थी, ऑपरेशन था। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया और गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलेशंस थी उनको अटैक किया। और वहां पे आप देख लें कि जितनी वीडियोस आई हैं, जितनी चीजें आई हैं, उसमें कभी हमें किसी फिलिस्तीनी खातून या बच्चे की कोई लाश या कोई जख्मी होने की ऐसी वीडियो नजर नहीं आई। इसलिए कि इनकी जो प्लानिंग थी वो सिर्फ ये थी कि या तो फिलिस्तीन ज़ायनिस्ट जो फौजी हैं उनको मारा जाए या फिर ज़ायनिस्ट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको तबाह किया जाए, और यही काम उन्होंने किया। उसकी ऐसी कोई ना वो वीडियो आई ना कुछ, बल्कि एक झूठ उन्होंने बोला था। फिर यूएस के प्रेसिडेंट ने भी उसको रिपीट किया कि वहां पे स्लॉटर किया, उन्होंने बच्चों के गर्दनें उतारी और फिर अपने ही अल्फाज में उन्होंने ये वापस ले लिया कि ऐसा नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई ऑपरेशन जवाबी होना भी था तो उसके जवाब में सिर्फ हमास के खिलाफ वो ऑपरेशन करते, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है और उनकी इंटेलिजेंस इतनी वीक है कि उनको अब कोई प्रिसाइज टारगेट नजर नहीं आ रहा और उसके बजाय उन्होंने गजा में अस्पतालों को तबाह करना शुरू कर दिया। अभी तक 4 अस्पताल तो मुकम्मल तबाह कर दिए उन्होंने, आम लोगों की घर उन्होंने तबाह कर दिए हैं। और अल्टीमेटम ये गजा में लोगों को दिया गया है कि वो नकल मकानी करें और यहाँ से बाहर निकल जाएं। और वो कहाँ पे निकलें? एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ इजिप्ट है जहाँ पे उनके रास्ते बंद किए गए हैं। यानी जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जो आम लोग मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो तबाही की जा रही है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो उसकी बजाय आप ये देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आगे आती है तो यहाँ पे सीज फायर की बात करते हैं, वो एक दफा रोकें और रोकने के बाद वो ये बात करते हैं कि जी आप इस मसले का हल क्या है? क्या इस मसले का हल ये है कि फिलिस्तीनियों जो 75 साल से उनके जुल्म सह रहे थे उन्हें इस इजराइल के उनके इस्तिलाह में जो ये ममलिकत उन्होंने अपनी बनाई है सो कार्ड, यहाँ से फिलिस्तीनियों के बचे कुचे लोगों को भी इस इलाके से निकाल दिया जाए ताकि नेतन्याहू की वो ख्वाहिश पूरी हो सके जो जनरल असेंबली में उसने वो मैप दिखाकर पूरी करने की कोशिश की। हालांकि अगर माजी का सफर तय किया जाए डॉक्टर साहब, हालांकि अगर माजी का सफर तय किया जाए तो ये वही इसराइली हैं जो हिटलर से पनाह लेकर यहाँ पर दाखिल हुए थे, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो काम हिटलर ने इनके साथ किया वही ये काम फलस्तीनियों के साथ भी कर रहे हैं। तो फिर ये कहा जाए कि हिटलर ने जो बयानात इनके बारे में दिए थे वो दुरुस्त थे? पहली बात तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें, हिटलर ने इनके साथ बिल्कुल वो कुछ नहीं किया जिसको एग्जेजरेट करके ये बताते हैं। वो तो सर इनका मौकिफ है ना, और इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी तहकीकात आ चुकी हैं।
फ्रांस के बहुत अच्छे रिसर्चर थे रोजे गारूदी, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी। और आप हैरत अंगेज बात यह कि दुनिया भर में रिसर्च को प्रमोट किया जाता है, लेकिन होलोकॉस्ट के ऊपर रिसर्च करने के ऊपर भी यूरोप में पाबंदी लगाई हुई है। और रोजे गारूदी ने जो बुक लिखी है, उसको बुक लिखने की वजह से जेल में डाल दिया गया था। यानी लोगों के सामने फैक्ट ना लाएं और वो एग्जेजरेट करके लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ। अगर जुल्म फर्ज करे मान भी लिया जाए, अगर जर्मनी में हुआ है तो जर्मनी में और यूरोप में इनको एक इजराइल बना के वो देते, जुल्म उन्होंने किया था। यहाँ पे क्यों भेजा गया उन्हें? इस्लाम की जो दिल है इसके अंदर ये खंजर क्यों घोंपा गया? अगर ये किया इन्होंने तो इसके जवाब में रिटेलिएशन तो आएगी, और वो रिटेलिएशन जाहिर है कि डू और डाई वाली आई है इस वक्त। आप देखें कि इस वक्त हमें जब इराक के अंदर एक रिटेलिएशन नजर आती है तो हशद शौबी बनी, उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी समेटी और वहां से दाइश का खात्मा किया। इसी तरह हुतीज ने जब वो खड़े हुए यमन में, उन्होंने कामयाबी समेटी। और जब आप हिजबुल्लाह की तरफ आते हैं तो उन्होंने इजराइल को साउथ ऑफ लेबनान से निकाला। अब जो हमास या इस्लामिक जिहाद है, इनकी करेज और ज्यादा बढ़ी है। इनका ख्याल है कि हमें स्टेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमें जुल्म और ज्यादती से बचना है तो अपने जोर बाजू पे भरोसा करते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। और ये जो एक सरप्राइज ऑपरेशन था, इसी चीज का हिस्सा। यानी हिटलर वाली सूरत हाल में भी प्रोपेगेंडा टूल्स को जो है बहुत कारआमद तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो जरा मजीद इस पे बात करते हैं और अमरीकी सदर के दौरे के हवाले से भी बात करते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। फ़लस्तीन की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर साबिर साहब, आपने एक नुक्ता उठाया कि आलमी ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसे ख़ुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस लफ्ज़ को भी और बहुत से पॉइंट्स को भी। सर ये फरमाइएगा कि मुस्लिम उम्मा के किरदार की अगर हम बात करें तो वो तो चलें पराए हो गए, यहाँ की क्या सूरत हाल है और मुस्लिम उम्मा भी इस सारे मसले पर सिर्फ बयानात की हद तक क्यों बैठी हुई है? जी हाँ, ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये वक्त है कि मुस्लिम उम्मा अपने ज़मीर को झंझोड़े और बेदार करे और इस वक्त प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आ जाए। एक काम देखिए बहुत अच्छा हुआ है इस पूरे तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन के अंदर, जो अरब दुनिया है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहा था या उनके साथ नॉर्मलाइजेशन में थे, उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इस ताल्लुक को ख़त्म किया है। ये एक अच्छी साइन है और मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी इस मौके से फ़ायदा लेकर अपनी पॉलिसी को रिवर्स करना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए, क्योंकि जो गलती का इर्तिकाब वो कर चुके हैं, जो खयानत वो कर चुके हैं, ये उनको मौका मिला है। ये उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो वापस मुस्लिम उम्मा की तरफ वापस आ जाएं और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए या मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में जो दरार इनके इक़दामात की वजह से आई थी, उसको वापस भर दें। तो ये बहुत अच्छा मौका है और ये वक्त की ज़रूरत है। अगर ये काम किया जाए और इस वक्त सारे के सारे मिलकर एक आवाज़ होकर खड़े हो जाएं और प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल उसके ऊपर आ जाएं। इस वक्त उनको क्या ज़रूरत है? उनको वहाँ पर इमदाद चाहिए, उनको ज़ख्मियों की ट्रीटमेंट चाहिए, उनको दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए। डॉक्टर साहब अभी कंदीर साहब फरमा रहे थे 4 हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए। अभी मेरे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, 9 अस्पतालों की इमारतें उन्होंने तबाह कर दी हैं और मजीद पता नहीं कितने, जब तक हम बात कर रहे हैं वहां पर क्या कुछ होगा नहीं मालूम। लिहाजा जो इस वक्त जो मेन मसला है वो ये है कि ये नहीं कि भाई गजा में बहुत जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये पहली मर्तबा तारीख में ऐसा भी हो रहा है कि गासिब सहूनियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछली जो 2007 से लेकर अब तक की जंगें हैं, उसके भी हमने सारे जो उसके नंबर्स लिए हैं, जो उसका नुकसान का जो अंदाजा लगाया गया है, उसमें और आज में सहूनियों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, सहूनी बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर है। उनके यहाँ भी जो है 2000-2500 के करीब लोग मरे गए हैं, 5000 के करीब जख्मी हैं, कई 100 लोग हैं जो इस वक्त फलस्तीनी मुदामत की कैद में है। ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। फिर नॉर्मलाइजेशन को पीछे कर दिया गया है, फलस्तीन का मसला बहुत ऊपर आ गया है। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर अब जरूरत इस बात की है कि गजा को प्रेशराइज किया जाए या उनको कहा जाए कि भाई जंग खत्म करो। जंग जिसने शुरू की है उसने पीछे हटना है। अगर ये ना होता तो उन्होंने फिर भी हमला करना था, वो गजा से इनको निकालना चाहते थे। लिहाजा इस वक्त सारा प्रेशर गासिब सहूनी हुकूमत के ऊपर डालना चाहिए। वो इलाकों से निकल रहा है। आप देखें कि सैदरूद जो 4 किलोमीटर के ऊपर जो पहला शहर है वो नॉर्थ ईस्ट गाजा के अंदर, वो खाली हो चुका है पूरे का पूरा। और कल और आज की दरमियानी शब में जो इतलात मौसूल हुई है, तल अवीव को निशाना बनाया गया है।
बिन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना वो रॉकेट फेंके गए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर का जो इलाका है, ये मिसाइल आखिर लॉन्ग रेंज के वहां पर जा रहे हैं जो 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 फलस्तीनी मुजाहिमत के हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मुस्लिम डॉक्टर साहब हुक्मरान यहाँ पर जमा हो जाए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि OIC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका किरदार क्यों नहीं इसमें सामने आता? देखिए, OIC जब बनी थी, आपको हमें सबको पता है अच्छी तरह, जब इसका क़याम अमल में लाया गया था, मस्जिद अक्सा के दिफा इसकी प्रायोरिटी थी, इसलिए बनाया इसीलिए गया था। लेकिन बदकिस्मती है, ये अमेरिका के साथ अपने मफादात, ये जो अरब हुक्मरानों ने जो खास तौर पर अमेरिका के साथ अपने मफादात जोड़ कर रखे हुए हैं, उसकी वजह से ये अपने जाती मफादात को तरजीह देते हैं। इनको उम्मत का दर्द नहीं था, इनको कोई तकलीफ नहीं थी, इनको नजर नहीं आता मस्जिद अक्सा के साथ क्या हो रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा था कि कई सालों से फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म है, बर्बरियत है, ये सब कुछ हो रहा है। ये इस कोताही की वजह से आप देखें कि यही अरब मुल्कों के अवाम, यही मुसलमान मुल्कों के अवाम, जो उनकी ओपिनियन है वो आप देख लीजिए वो क्या है। वो फलस्तीन के लिए खड़े हुए हैं, वो फलस्तीनियों की आवाज उठाते हैं, फलस्तीनियों के लिए बात करते हैं, फलस्तीन के लिए जान देने को तैयार हैं, वो अपना पेट काट कर फलस्तीनियों की वो मदद करने को भी तैयार है। लेकिन ये जो इन पर हुक्मरान टोले मुसल्लत हैं, इनको अपने जाती मफादात चाहिए, किसी को बादशाहत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, किसी को अगले 50 साल की गारंटी चाहिए कि वो 50 साल तक बादशाही बना रहेगा। तो ये सारे वो मसाइल हैं जब इन्होंने अपने जाती मफादात को ऊपर किया है और कौमी और इज्तिमाई मफादात को और जो उम्मत इस्लामी के मफादात को नीचे किया है, तो OIC ने अपना असर भी खो दिया है। आप देखिए, ये सीरिया के ऊपर यही अरब लीग, यही OIC, जब दाइश वहां पर सीरिया में जो इसराइल और अमेरिका की मदद से वहां पर जुल्म सितम कर रही थी, वहां उसको तहस-नहस कर रही थी, तो ये सारे सीरिया के खिलाफ इकट्ठे हो गए। ये बदबख्ती है। लिहाजा मैं फिर कहता हूँ, उन सब बातों को छोड़ दें। ये आपको फलस्तीनी भाइयों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, अरब हुक्मरानों को, इन रूलर्स को, मुसलमान हुक्मरानों को, कि आइए एक मरतबा फिर अपनी गलतियों का अज़ाला कीजिए, भूल जाएं उन गलतियों को, आगे बढ़े, बड़े दिल के साथ यानी कि इस वक्त इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। डॉक्टर कंदील साहब ये फरमाइएगा, OIC के हवाले से तो हमने बात की, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के हवाले से भी बात करें कि वो इसराइली बर्बरियत को लगाम डालने में कितना आपको संजीदा नजर आता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, इसकी बेस पे तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स आई हैं और इजराइल को उन्होंने कहा कि जंगी जराइम से इज्तनाब करे वो, इसलिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ना तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक है और ना ही वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, बल्कि इसकी वायलेशन हो रही है और यूनाइटेड नेशन से अच्छा एक मैसेज भी कन्वे हुआ है। लेकिन अब असल बात यह है कि यूनाइटेड नेशन में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज के अंडर अंजाम पाता है, क्योंकि वो उसके मेन स्पॉन्सर्स हैं। अब उसकी वजह से ये अपना क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जो सोसाइटल लेवल पर आप यूरोप में देखें या मुस्लिम वर्ल्ड में देखें, हर जगह पे जो रोड पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो फिलिस्तीन की फेवर में हो रहे हैं जी। और 2 दिन पहले जब लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, यानी पेरिस में हुआ है, स्पेन में हुआ है, हर जगह पे फिलिस्तीन की फेवर में आवाज उठाई गई है। और ये इस चीज का गमाज है कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो स्टिल एग्रेशन के खिलाफ है और मजलूमा के फेवर में है। और लोगों ने ये देख लिया है कि इजराइल अंदर से बहुत ही कमजोर हो चुका है, इसलिए कि पिछले 4 साल से आप देखें कि इजराइल में कोई स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही नहीं बना सके। और फिर इसमें जो नेतन्याहू जैसे एक्सट्रीमिस्ट एक हुक्मरान का जो रोल है वो इंतहाई नेगेटिव है। वो ब्रूटल स्टाइल में डील करना चाह रहा था इश्यूज को, और उसकी वजह से जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो सेटलर थे, वो तो पीस ऑफ माइंड लेके आए थे यूरोपीय कंट्रीज के, यहाँ पे अच्छे हालात होंगे। लेकिन जो नेतन्याहू की पॉलिसीज थी, उन्होंने फिलिस्तीनियों का हर रोज तंग करने का जो प्लान किया हुआ था, उसकी जब रिटेलिएशन आई तो ना तो दुनिया भर से आए हुए सेटलर वहां महफूज रहे और ना फिलिस्तीनी महफूज हुए। मेरा ख्याल यह है कि एक सबसे पहला इकदाम ये होना चाहिए कि नेतन्याहू का एक जंगी जराइम के इर्तिकाब पे उसको चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने ना सिर्फ ये कि खुद शहूनी हुकूमत की इक्तिसादियात को तबाह कर दिया, बल्कि उसकी वजह से फिलिस्तीनियों को बहुत बड़े मजालिम से गुजरना पड़ा और उसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट को इनस्टेबल होना पड़ा।
सही। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आता हूँ एक सवाल लेकर अमरीकी सदर के दौरे के हवाले से, लेकिन डॉक्टर साबिर साहब फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि आपने मुस्लिम उम्मा की बात भी की, तो ईरान का जो किरदार है और ईरान का जो पॉइंट है वो बहुत वाज़े है। ईरान ने अभी ये भी कहा कि गज़ा पर अगर हमले नहीं रोके जाते तो फिर उन्होंने कार्रवाई का इंतबा भी दिया है। तो अगर तेहरान इस सारी सूरत हाल में कूदता है, तेहरान इस सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व होता है ज़ाहरी तौर पर, तो मामला कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, जहां तक ये जो जिस बयान की बात हो रही है, ये बयान उन्होंने कोई हमला या कोई कार्रवाई करने का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ये गजा के अंदर जारी रहती है तो फिर नए महाज खुल सकते हैं, जी। जो इस बात का इशारा है जो अमीर अब्दुल्लाहियान साहब ने, वजीर खारजा हैं, उन्होंने 3 दिन लगातार दौरे किए हैं, कतर, लुबनान, सीरिया और दूसरी मकामात पर दौरे करने के बाद वो लौटे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये महाज हो सकता है कि फिर सीरिया, लुबनान, क्योंकि हिजबुल्लाह को आप देखें, लुबनान में ऑलरेडी रोजाना की बुनियाद पर जो है उन्होंने जनूबी लुबनान की तरफ जो शिबा फॉर्म्स हैं, उसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सहूनी काबिज हैं, उन पर टारगेटेड कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कल भी उन्होंने 5 चौकियों को निशाना बनाया था। परसों की अगर खबर देखें 2 दिन पुरानी, तो उन्होंने उनके जदीद तरीन जो मीरकावा टैंक्स हैं, उनको जो है 2 मकामात पर निशाना बनाया, और जो मसूला इतलात है उसके मुताबिक कोई 5 के करीब जो सहूनी फौजी वो हलाक हो गए थे और 15 के करीब जो है वो जख्मी थे, जिसको सहूनी मीडिया छुपा रहा था। जब उन्होंने सहूनी मीडिया ने तरदीद की, छुपाया, तो फिर लुबनान से हिजबुल्लाह ने उस पूरे ऑपरेशन की फुटेजेस जारी की, जो आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। तो लिहाजा ये उस तरफ एक इशारा है। बराह रास्त मेरा ख्याल है कि ईरान अभी इस कार्रवाई में, जो मैं एक तालिब इल्माना वो निगाह रखता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, उस्ताद हैं, वो इंशाल्लाह इस पर राय देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसी कोई, वो ईरान को इतनी जल्दी है या ईरान इतना कोई घबराहट का शिकार है कि वो इस पर कार्रवाई करेगा, बल्कि ये जो कुछ हो रहा है फलस्तीनी कर रहे हैं और फलस्तीनी अपना हक अदा कर रहे हैं। हाँ, ईरान ये जरूर कर रहा है जो हमेशा से उसने किया है, कि फलस्तीनी मुदाहमत की सपोर्ट की है और खुलकर उनकी हिमायत की है, और जो बन पड़ा है उनके लिए किया है, और वो मेरा ख्याल है अब भी वो अपने इस फरीजे को अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और फिक्र के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे लिए एक शरई, एक इस्लामी, दीनी और इखलाकी मसला है, ना कि ये कोई सियासी फायदे या किसी सियासी डिप्लोमेसी का मसला है, बल्कि इसको वो किसी और अंदाज से देखते हैं, इसको वो अपने अकीदे के अंदाज से भी देखते हैं। तो लिहाजा ये उनका एक सपोर्ट हमेशा से 1979 से हम देख रहे हैं कि मुसलसल है, जारी है और आज भी है। सही सही। सर, ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, अमरीकी सदर ने इसराइल जाने की तस्दीक कर दी है। मकसद क्या है, इस हवाले से बात करते हैं, और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात करते हैं कि फ़लस्तीन के मसले को लेकर, क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी में वाज़े इस बात की निशानदेही की गई है कि इस गासिब रियासत को कभी तस्लीम नहीं किया जाएगा और फ़लस्तीन के लिए हमेशा हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, सर फरमाइएगा, अमरीकी सदर ने इसराइल जाने की तस्दीक की है, इसराइल के दौरे की। मकसद इसराइल की हिमायत है या फिर सिहूनी हुकूमत को गजा पर हमले रोकने के लिए आमादा करना है? क्योंकि इससे पहले भी एक बयान आ चुका है कि अगर इसराइल जो है वो गजा पर कब्जा करता है तो ये बड़ी हमाकत होगी। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह का हमास ने ऑपरेशन किया और उसके बाद जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं पूरे रीजन में और पूरी वर्ल्ड में, उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो इसराइल जो एक ग्रेटर इसराइल का सीक्रेट प्लान लेके चला था, और उनका ख्याल ये था कि वो ग्रेजुअली पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले लेंगे और एक ग्रेटर इसराइल का क्या अमल में आएगा। आज वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और सर्वाइवल की फिक्र में है कि जो बचा खुचा उसका जो साइज है वो भी बच सकता है या नहीं। इस तरह जो मेरा ख्याल है कि हमास ने जो कार्रवाई की है उसकी टेक्निकलिटी इतनी हाई लेवल की थी कि इस वक्त यूरोपीय और अमरीकी जो हुक्मरान हैं उनको खतरा ये है कि अगर वो इजराइल की मदद को आगे ना आए तो फ्यूचर में, यानी कमिंग फ्यूचर में, इजराइल का जो बचा कुचा वजूद है वो भी खत्म हो जाएगा और वहां सिर्फ अब सिंगल एक स्टेट की बात होगी। जो 2 स्टेट था वो ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ फिलिस्तीन कायम होगा। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, बाकी लोगों ने वहां के विजिट किया है, फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया है, उनका मेन फोकस इस बात पे है कि वो जंग को फैलने से रोक सकें। लेकिन इसका बहुत बड़ा इन्हिसार सहूनी पॉलिसियों के ऊपर है।
और ये इसी बात पर कन्विंस करने मेरा ख्याल है वो वहां पे जा रहे हैं कि उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है बाइडेन ने कि इसराइल को गजा के अंदर एंटर होने की गलती नहीं करनी चाहिए और ना ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहिए। यानी अब उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उससे जंग का दायरा फैल सकता है, उसके बाद जो है पूरे रीजन में एक इंस्टेबिलिटी आएगी, और पूरे रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी आती है इसराइल के लिए तो वो खतरनाक है ही, लेकिन जो बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट हैं इस रीजन में वो भी बड़े शदीद मुतासिर होंगे। और जाहिर है कि इस रीजन में जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, पहले एक रेजिस्टेंस का ब्लॉक बना हुआ है, उसको मजीद ताकत मिलेगी, मजीद स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो पूरे मिडिल ईस्ट का एक नक्शा है वो चेंज होकर रह जाएगा। ये मेरा ख्याल है एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो इसराइलियों को रोक सकें कि अब वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें और जरा कूल माइंडेड होकर इलाके को दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ ला सकें। सही, आर्मी चीफ ने भी एक बयान दिया इस हवाले से, उस पर भी आपका पॉइंट लूंगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साबिर साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस सारी सूरत हाल में क्यों नहीं खुल के सामने आ रहा? अगर दीगर मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, जबकि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जी बिल्कुल जनाब, देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी जिस दिन 6 और 7 अक्टूबर की दरमियानी शब फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने ये जवाबी कार्रवाई की थी और बहुत ही कामयाब किस्म की कार्रवाई अंजाम दी थी। लिहाजा अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, बयानात आ रहे हैं, आज आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया, ये बहुत शानदार बात है। बहुत अरसे से हम इस चीज की तवक्को कर रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से फ़लस्तीन के हक में कोई बात नहीं आई थी, लेकिन आज आई है, ये बहुत अच्छा है। अब दूसरा काम ये करना चाहिए कि प्रैक्टिकल आगे बढ़ना चाहिए, कोई फ़लस्तीन फंड कायम करना चाहिए, कोई मेडिकल एड की कोई तहरीक चलाकर मेडिकल टीमों को यहाँ से जो है वो गजा पहुंचाया जाए इजिप्ट के रास्ते, या कोई तरीका किया जाए, या कोई गजाई अजनास वो मिस्र के रास्ते से वहां तक भेजी जाएं जो वहां के लोगों की हेल्प कर सकें। और इससे भी बढ़कर एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमास जो है, जो फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है, उसको पाकिस्तान में रिकग्नाइज किया जाए, उसकी रिकग्निशन की जाए, उसको यहाँ पर हैसियत दी जाए, ताकि लोगों के दरमियान उसके दिलों की धड़कन है, लोग उसको देख सकें, लोग उनका नुमाइंदा यहाँ पर सफीर हो। डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त कम रह गया, इसी पॉइंट पे मैं कंदील अब्बास साहब का भी छोटा सा जवाब, मुख्तसर तरीन सा जवाब चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ की जानिब से बयान आना आलमी सतह पर कितनी अहमियत का हामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव एक स्टेप लिया गया है। आर्मी चीफ ने जब ये कहा कि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से फ़िलिस्तीनियों की भरपूर हमायत का ऐलान जब उन्होंने किया, तो ये पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है उसकी रिफ्लेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर आई है। और मेरा ख्याल ये है कि मैं, जैसे डॉक्टर साबिर अबू मरियम कह रहे हैं कि इस वक्त फ़िलिस्तीनियों को हमारे बयानात से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टेप्स की ज़रूरत है कि हमें अमली तौर पर, जिस तरह हमने आज से तकरीबन 100 साल पहले खिलाफत मूवमेंट चलाई थी और यहाँ से मेडिकल मिशंस और फंड्स तुर्की भेजे थे, आज फ़िलिस्तीनियों को हमारे हाथ से इस तरह की ज़रूरत है कि हम कम से कम उनकी जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, वो जितनी हो सके मुल्की लेवल पर इकट्ठी करें और उन तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के लेवल पर और OIC के लेवल पर भी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं इनको इनिशिएटिव लेकर बयानात से निकलकर अमली मैदान में आना पड़ेगा। बहुत माजरत के साथ, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।